आज का हमारा टॉपिक प्लांट टिश्यू को लेकर है। प्लांट टिश्यू के अंदर हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है। तो ये जो एनाटॉमी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, ये बॉटनी के रेफरेंस में हम बात करेंगे। बॉटनी के अंदर हम प्लांट टिश्यू के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी डिटेल हो सकती है उतनी बात करेंगे। जो आपके, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, या चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी के लिए यूजफुल जो है वो क्लास होने वाली है। तो आप इस क्लास को बड़ी ध्यान से फोकस होकर के पढ़िए। एक एक चीज क्लियर करेंगे हम टिश्यू को लेकर के। तो सीक्वेंस वाइज हम टॉपिक को लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। देखिए, प्लांट टिश्यू को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि ये प्लांट एनाटॉमी होती क्या है। तो प्लांट एनाटॉमी क्या है? व्हाट इज प्लांट एनाटॉमी? प्लांट एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर मैं उसकी स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? तो मैं उसको बोल दूंगा प्लांट एनाटॉमी। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लांट एनाटॉमी क्या होती है। ठीक है। फिर बात करते हैं कि फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन थे। तो हु वाज फादर ऑफ, अभी भी है ये वो, तो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, उनको बोलते हैं हम एन ग्रीव। याद रखना है ये वर्ड, ये साइंटिस्ट याद रखना है आपको कि फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी जो है वो एन ग्रीव थे। फिर बात करते हैं हम फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज़्यादा। तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी कौन है? वो हो जाएंगे के ए चौधरी। के ए चौधरी। ठीक है। ये कुछ जानकारी दिमाग में रखनी है। फिर हम बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू जो वर्ड है, ठीक है, जो प्लांट टिश्यू वर्ड है, प्लांट टिश्यू, जो ये टर्म है, ये किसने दी थी? तो आपको दिमाग में रखना है कि ये टर्म देने वाले कौन थे? एन ग्रीव। ठीक है। एन ग्रीव ने ही प्लांट टिश्यू वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। तो ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन कि एनाटॉमी क्या होती है, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन थे, या फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी कौन थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा सीधा टॉपिक ले लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है, क्योंकि हम टिश्यू की बात कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू की। तो देखिए, टिश्यू होता क्या है। टिश्यू किसी भी कोशिकाओं का एक ऐसा ग्रुप होता है, हम कहेंगे टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाओं की संरचना, क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर, स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो, या हो सकता है कि डिफरेंट हो। कि देखो, संरचना समान या असमान हो सकती है, लेकिन जितनी भी कोशिकाएं होगी, उन सभी सेल की ओरिजिन, मतलब उसकी उत्पत्ति, उन सभी कोशिकाओं का डेवलपमेंट, मतलब उसका परिवर्धन, और उन सभी कोशिकाओं का फंक्शन, वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए। मतलब
कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उनकी ओरिजिन में, उनके डेवलपमेंट में और उसके फंक्शन में एक समान हो। और क्या कर रही है, जब ये सभी आपस में मिल जाएगी तो मिल करके क्या करेगी, एक स्पेसिफिक फंक्शन को करेगी, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगी। तो हम उसको उसको क्या बोलेंगे, उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर structurally similar or dissimilar, but their origin, their development, their function are same, or they occurs a specific function। और जब वो यहाँ पर ग्रुप में रहेगी तो हम उसको बोल देंगे टिश्यू। तो ये जानकारी टिश्यू की आपको होनी चाहिए। एक सामान्य सी परिभाषा है, एक डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल सी। तो आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या होता है। ठीक है, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होती है जिसकी ओरिजिन, डेवलपमेंट और फंक्शन ODF, ये चीज जो है वो क्या होनी चाहिए, या शॉर्ट फॉर्म याद रखना, फोड़। टिश्यू क्या करता है, टिश्यू जो है वो फोड़ के बनता है। मतलब एफ मतलब फंक्शन में सेम होती है सेल उनकी, ओ मतलब ओरिजिन में सेम होती है, डी मतलब डेवलपमेंट में सेम होती है। तो आप इस ट्रिक से जो है वो इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं टिश्यू की, कि टिश्यू जो है वो ऐसी सेल का ग्रुप है जो फंक्शनली, ठीक है, जो फंक्शनली सेम हो, जो जिसकी ओरिजिन सेम हो, जिसका डेवलपमेंट सेम हो, उन सभी सेल की ग्रुप मिलकर के क्या बना देगी, टिश्यू बना देगी। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि जब हम एक टिश्यू की बात करते हैं, नॉर्मल सी कोई भी एक टिश्यू है, तो टिश्यू क्या कर रहा है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। टिश्यू क्या कर रहा है, कोई भी एक विशिष्ट कार्य कर रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन करेगा वो, स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। और सोचिए अगर यहाँ पर बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं, ठीक है, ये टिश्यू आ गया, एक और टिश्यू मिल गया, तो जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, वो बना देते हैं ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम बना देंगे। ऊतक तंत्र का निर्माण जो है वो हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ऊतक तंत्र कैसे बनता है, जब दो या दो से अधिक ऊतक मिल जाते हैं, जब दो या दो से ज्यादा टिश्यू आपस में मिल जाएंगे तो टिश्यू सिस्टम बनेगा। ठीक है, और ये जो है वो एक से अधिक ऊतक तंत्र जब मिल जाएंगे, जब सोचिए यहाँ पर अभी एक टिश्यू सिस्टम था और फिर उसके बाद में एक और टिश्यू सिस्टम आ जाए, एक और टिश्यू सिस्टम आ जाए, फिर क्या होगा, टिश्यू और टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे, तो हम कहेंगे ऑर्गन बनाएंगे। तो हम कहते हैं कि प्लांट के अंदर जो है वो यहाँ तक की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिलती है, प्लांट के अंदर। तो ध्यान रखना है क्या था, सबसे पहले सेल थी, एक जैसी सेल आपस में मिली, क्या बन गया, टिश्यू। फिर टिश्यू से क्या बन गया, टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम से क्या बन गया, ऑर्गन। और प्लांट जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम यहाँ तक ही देखते हैं, प्लांट के अंदर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका टिश्यू, टिश्यू सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर जो हम कहेंगे कि जो हम ये टिश्यू पढ़ रहे हैं तो इसको हम किस में डिफाइन करेंगे, मतलब किस में डिवाइड कर लेंगे टिश्यू को। तो हम कह रहे हैं कि हमने टिश्यू को, हम पूरे टिश्यू सिस्टम को, या टिश्यू की बात करें अभी पहले हम टिश्यू सिस्टम, हम टिश्यू वाले पूरा टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में पढ़ेंगे कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो टिश्यू है, ये टिश्यू टोटल मिला करके, इस टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये लाइन सही से नहीं बन रही है, एक सेकेंड। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमने टिश्यू को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया है। किसके आधार पर, हमने उसकी विभाजनशीलता के आधार पर, उसकी विभाजनशीलता जो है, विभाजनशीलता के आधार पर, मतलब वो डिवीजन करने की जो कैपेसिटी है, बेसिस ऑन द डिवीजन। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो डिवीजन के अकॉर्डिंग हमने टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की,
एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं? ठीक है, देखिए पहले इस चीज को अच्छे से समझ लेना है कि टिश्यू जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, दो। एक तो कौन सा हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हो जाएगा परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसको हम फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये देखिए, आप देखो परमानेंट टिश्यू है ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम वापस यहाँ पर डिवाइड करते हैं। नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं वो जैसे एपिकल मेरिस्टेम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया, लेटरल मेरिस्टेम हो गया, ये तीन चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो डिवीजन है ये किसके ऊपर बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कि टिश्यू है कहाँ पर। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि एपिकल जगह पर होंगे तो एपिकल मेरिस्टेम, मतलब शीर्षस्थ जगह पर होंगे तो एपिकल मेरिस्टेम को हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक। इंटरकैलरी जो है अगर उसकी बात करें हम तो वो हो जाएंगे अंतर्वेशी विभज्योतक, अंतर्वेशी। और लेटरल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा पार्श्व विभज्योतक। और ये सभी जो है वो जो टिश्यू बने हैं वो सारे के सारे स्थिति के आधार पर बने हैं, इस बात को समझ लेना है। तो इसका मतलब कोई और भी बहुत सारे आधार होंगे जिसके आधार पर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करते हैं। तो पहले हम उन आधार को पढ़ते हैं। पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में फिर परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। पहले हम क्या किसके बारे में बात करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है अगर उसकी बात करूँ मैं तो हम यहाँ लिख देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विभज्योतकी ऊतक। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम विभज्योतकी ऊतक। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है कि देखो आप जो है वो यहाँ पर इसका काम समझो आप कि ये कंटिन्यूसली डिवीजन करता है। क्या करता है, लगातार विभाजन। इसका काम है कि ये बस सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, डिवीजन। इस दुनिया में आया है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, डिवीजन करेगा। इसीलिए हमने इसको क्या बोलता है, विभज्योतक। देखो हिंदी में अगर देखेंगे तो विभज्योतक का मतलब है विभाजन करने वाला ऊतक। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि कंटिन्यूसली डिविजिबल जो टिश्यू है वो यहाँ पर हो जाएगा मेरिस्टेम। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि मेरिस्टेम में होता क्या है। ये मेरिस्टेम के अंदर कहाँ मिलेंगे हमको, मतलब ये प्लांट के अंदर हमको कहाँ मिलेंगे। तो मेरिस्टेम टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट की रूट के अंदर, ठीक है, ये प्लांट की स्टेम के अंदर, ये प्लांट की जो ब्रांचेस होती है उनके अंदर, ये हमको कहाँ मिल सकता है, ये रूट स्टेम ब्रांच, मतलब पूरे प्लांट के अंदर जो शीर्षस्थ भाग होता है, ठीक है, जो बिल्कुल एपिकल पोर्शन होता है वहां पर हमको मिलते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, मेरिस्टेम टिश्यू को कहाँ मिलेंगे। सिंपल सी बात है कि लगातार कंटिन्यूसली डिविजिबल टिश्यू है तो वो हमको वहीं मिलेंगे जहां से उसकी प्लांट की ग्रोथ होती है। तो प्लांट जो है वो लंबाई में बढ़ता है, लेंथ के अंदर इंक्रीज होता है, कहाँ से, रूट से, स्टेम से, ब्रांच से। तो वहां पर हमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी जो टिश्यू होंगे वास्तव में वो टिश्यू किससे बने हैं, सेल से बने हैं। तो हम कह रहे हैं कि मेरिस्टेम के अंदर जितनी भी जो सेल होती है ये क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है। तो आपको बोलना है कि वो जो सेल डिवीजन कर रही है वो कैसी है, अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड, एक तो क्या है यहाँ पर, अविभेदित है। ये हिंदी में बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड को अविभेदित, ठीक है। और लगातार क्या है, कंटिन्यूस डिविजिबल है, कंटिन्यूसली विभाजनशील है।
तो हम कहेंगे कि विभज्योतकी ऊतकों में ऐसी कोशिकाएं आती है जो क्या करती है, लगातार विभाजन, मतलब हम कह सकते हैं कि ये कोशिकाएं कैसी होती है, विभाजन क्षम, इनमें विभाजन की क्षमता होती है, डिविजिबल होती है ये, और कैसी होती है, अविभेदित होती है। ये ध्यान रखना है, ये मैं इसलिए दोनों पॉइंट लिख रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बताइए उनकी सेल के अंदर कौन सी क्वालिटी है, तो आप क्या बोलोगे, एक तो जो है वो यहाँ कंटिन्यूसली क्या कर रही है, एक सेल से दो सेल, दो से जो है वो चार, चार से और आगे बढ़ती रहेगी, तो इस तरीके से विभाजनशील है। और अविभेदित का मतलब क्या है, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है कि ये डिवीजन के अलावा कोई काम नहीं करेगी, ये विभेदित नहीं होगी, मतलब जो उसको काम दिया है मेरिस्टेम पूरी लाइफ टाइम वही काम करते रहेगी। तो ये ध्यान रखना है, ये उसकी क्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पर बात कर लेते हैं कि देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कैसा टिश्यू होता है, तो वो हमको एपिकल रीजन में मिलेगा, चाहे वो रूट हो, चाहे वो कोई शूट हो, चाहे कोई ब्रांच हो, उसके अंदर लेंथ को इंक्रीज करवाएगा और बढ़ाता है लगातार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले पढ़ने से पहले हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन, क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब ये अलबेला जो कलर आया है, ठीक है, एक बार इसको चलने ही दो। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन में क्या है, देखिए हम यहाँ पर मेरिस्टेम को क्लासिफाई कर रहे हैं। कैसे क्लासिफाई करेंगे इसको हम, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of origin, on the basis of origin and development तो पहला क्लासिफिकेशन तो ये हो जाएगा, क्या है, हमने किस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है इसको, ओरिजिन के अकॉर्डिंग और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। ये याद रखना है आपको, हर चीज याद रखनी है जो यहाँ लिखी जा रही है। अब ये जो ओरिजिन और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमने मेरिस्टेम टिश्यू को क्लासिफाई किया, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आपको बोलना है कि इसके अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रो मेरिस्टेम, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रो मेरिस्टेम के बाद में प्राइमरी मेरिस्टेम, और फिर हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो देखिए प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये सब किस में आता है, ये ओरिजिन और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग मेरिस्टेम के टाइप है। ठीक है, फिर और क्लासिफिकेशन, अभी इसकी डिटेल अभी आराम से करेंगे। पहले हमको काम क्या करना है, पहले हमको जो है वो क्लासिफिकेशन को देखना है कि कितने टाइप से क्लासिफिकेशन हमने किया है मेरिस्टेम का। दूसरा टाइप जो क्लासिफिकेशन का होगा उसमें हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग कितना में डिवाइड कर देंगे हम, फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया प्रोटोडर्म। ठीक है, चिंता नहीं करनी है कि ये सब मैं क्या लिख रहा हूँ, ये एक एक की मैं डिटेल के अंदर बात करूंगा। फिर आ जाता है ग्राउंड मेरिस्टेम, और फिर आ जाएगा प्रोकैम्बियम। ठीक है, ये फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मेरिस्टेम के टाइप। फिर उसके बाद में हम और इसको क्लासिफाई करेंगे, और थर्ड जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन होगा उसका बेस क्या है, ऑन द
बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है? तो एक होता है मास मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम, ठीक है। दूसरा होता है प्लेट मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम, और थर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम रिब मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम। किसके अकॉर्डिंग है ये? सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग। और है कोई डिवीजन मेरिस्टेम का? तो हम कहेंगे हाँ, और भी क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं फोर्थ, जो जिसको आप ज्यादातर पढ़ते हो, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा इसको, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। और जो हमने अभी जो चार्ट बताया था क्लासिफिकेशन वाला, उसके अंदर भी केवल इस पोजीशन के ही नाम लिखे हुए थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के हिसाब से देखो, एक तो क्या हो जाता है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। और क्या हो जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो हम टोटल जो बात कर रहे हैं, वो हम क्या बात कर रहे हैं? मेरिस्टेम की। तो देखिए, मेरिस्टेम की क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे। टोटल हमने कितने क्लासिफिकेशन पढ़े हैं? टोटल मेरिस्टेम के क्लासिफिकेशन पढ़े हैं 4, ठीक है। एक किसके आधार पर है? ओरिजिन के अकॉर्डिंग है, और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग है। फिर दूसरा क्या था? फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में क्या था? सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग। और फोर्थ नंबर क्या था? पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप जो है वो इस चीज को दिमाग में रखना कि ओरिजिन, फंक्शन, सेल डिवीजन और पोजीशन के अकॉर्डिंग मेरिस्टेम के क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो हो जाएगी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या था? तो हमने कह दिया कि क्लासिफिकेशन जो है वो 4 टाइप का है, और कौन कौन से उसके बेस होते हैं तो वो भी हमने पढ़ लिया है कि ओरिजिन होती है, फंक्शन होता है, सेल डिवीजन होता है, पोजीशन होता है। और उसमें क्या क्या आता है तो वो भी हमने यहाँ पर बात कर ली है कि ये देख लीजिए आप, ओरिजिन और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम होंगे। फिर फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम। सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम। और पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैक्सिमम ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए ज़्यादातर जो चार्ट होते हैं उसमें इसी के बारे में वर्णन होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे भी मेरिस्टेम के अंदर हमने कहा था कि ये 3 है, तो लेकिन तीनों जो है वो किसके अकॉर्डिंग है? पोजीशन के अकॉर्डिंग है। तो बाकी जो है वो मेरिस्टेम का टाइप दिया हुआ ही नहीं है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि हम क्या चीज़ें कैसे पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो मेरिस्टेम के कितने टाइप हो गए? मेरिस्टेम के जो है वो 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर टोटल मिला करके और 12 टाइप हो गए हैं, ठीक है। हर एक के अंदर 3 है, तो टोटल मिला करके कितने टाइप हो जाएंगे? 12 टाइप के मेरिस्टेम को हम अलग अलग बेस पर पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर कि मेरिस्टेम जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो हम बात करते हैं कैरेक्टर्स, फीचर्स, ठीक है। क्या क्या होता है? देखिए, पॉइंट वाइज बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज, जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल होती है वो कैसी होती है? आइसो डायमेट्रिक होती है। कैसी होती है? आइसो डायमेट्रिक, ठीक है। तो आइसो डायमेट्रिक का मतलब क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं इसको समव्यासी कोशिका। एक जैसे व्यास की हो सकती है वो रेक्टेंगुलर हो, मतलब आयताकार हो, पॉलीगोनल हो, लेकिन सब लगभग लगभग एक जैसी सेल मिलेगी। जैसे सोचिए मैं यहाँ पर ये सेल बना रहा हूँ, तो ये सेल जो है वो जैसे मैंने यहाँ पर राउंड शेप की बना दी, तो सारी की सारी जो है वो इसकी शेप कैसी हो रही है? राउंड शेप। ये सेल
हो जाएगी और इसके अंदर जो है वो इनका ये न्यूक्लियस हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि सभी कोशिकाएं कैसी होती है, समव्यासी होती है, आइसोडायमेट्रिक सेल होती है। पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि कोशिकाएं कैसी है, समव्यासी कोशिका है। सम का मतलब क्या होता है, इक्वल, समान, और व्यास का मतलब क्या होता है, डायमेट्रिक। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, एक जैसी कोशिकाएं होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या कैरेक्टर आता है देखिए, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है वो साथ साथ में याद रखना है आपको। दूसरा कैसे का कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल आएगी उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, एक सेकंड, ये कहाँ चला जाता है। तो हम बात कर रहे हैं इसके न्यूक्लियस की। देखिए जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होगा, तो आपको बोलना है कि देखिए जैसे मैं यहाँ पर ये सेल बनाऊं, तो इस सेल के अंदर मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर एक इस तरीके से एक न्यूक्लियस बना रहा हूँ। ये सोचिए हमने यहाँ पर इसको एक ये न्यूक्लियस बना दिया है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस बनाया है, देखिए ये न्यूक्लियस कैसा है, तो आप कहेंगे जो न्यूक्लियस का फीचर है वो कैसा होता है, सबसे पहली चीज तो ये कैसा होता है, लार्ज, मतलब बड़ा है, सिंपल सी बात है। क्लियर दिख रहा है आपको, मतलब स्पष्ट है, और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सुसंगठित हो सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि जितनी भी जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है उनके अंदर, मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मिलेगा वो कैसा होता है, लार्ज, क्लियर, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, और जो जीव द्रव्य होता है, जैसे कि जो यहाँ ये हम बात करेंगे, जो साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, डेंस है इसका। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। सामान्यतः जनरली इसके अंदर क्या नहीं मिलेगा, वैक्यूल नहीं मिलते, नो वैक्यूल्स। तो ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्म जो है उस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या नहीं है, वैक्यूल नहीं है, और साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा सघन है। कैसा है, सघन है, सघन मतलब डेंस है। बहुत सारे मटेरियल जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में खूब सारे मटेरियल हमको मिलेंगे, बिल्कुल एकदम से जेली टाइप का मिलेगा आपको। जेली कैसी होती है, एक तो पानी होता है, एक जेली होती है बहुत ज़्यादा, मतलब मान लो एक तो दूध होता है, एक दही होता है, तो दही जो है वो बहुत ज़्यादा सघन है। ठीक है, उस टाइप का साइटोप्लाज्म हमको मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म के क्या फीचर होते हैं। फिर हम बात करते हैं अगली बात कि देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो ये सेल है इसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर कंटिन्यूसली कैसा हो रहा है, कंटिन्यूसली माइटोटिक डिवीजन होता है। याद रखना है कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन, समसूत्री विभाजन जो है वो लगातार चलेगा इसके अंदर। ठीक है, और क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये हम कहेंगे कि जो ग्रोथ एरिया होता है वहां पर मिलती है ना। जो हम कह सकते हैं कि जो वृद्धिशील क्षेत्र होते हैं पादप के, किसी भी प्लांट के जो ग्रोथ एरिया होते हैं वहां पर ये सेल मिलती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कंटिन्यूसली माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, ग्रोथ होगी, मतलब लेंथ इंक्रीज हो सकती है उसकी। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उसका। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि लेंथ इंक्रीज करने के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, विड्थ इंक्रीज करने के लिए हमको क्या चाहिए, लगातार सेल डिवीजन चाहिए, कंटिन्यूसली माइटोटिक सेल डिवीजन चाहिए हमको। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो क्या होता है, फोर्थ पॉइंट आप क्या याद रखेंगे मेरिस्टेम के अंदर, तो फोर्थ पॉइंट में हमको बोलना है कि ये जितनी भी जो सेल है ये कैसी होती है, इनका डेंसर अरेंजमेंट होता है। मतलब हम कहेंगे कि ये सघन रूप से व्यवस्थित होती है, सघन रूप से क्या होती है, व्यवस्थित होती है। देखिए इन सेल को देखिए आप, जो हमने यहाँ पर ये सेल बनाई है, इस तरफ
इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये जितने भी जो सेल है इन सभी के बीच में स्पेस आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बिल्कुल नाम मात्र का स्पेस है, या फिर है ही नहीं, चलो मिटा ही देते इसको, कहीं स्पेस नहीं है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा सघन है, एक पर्टिकुलर एरिया में खूब सारे सेल ठूस ठूस के भरी हुई है। तो हम कहेंगे कि सेल जो है वो किस टाइप से अरेंज है? डेंसर अरेंजमेंट है सेल का, बिल्कुल डेंस तरीके से जो है वो अरेंज हो रखी है सारे के सारे सेल। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स के अंदर आपको याद रखना है। अगला कैरेक्टर क्या लेंगे हम? तो अगला कैरेक्टर हम ले लेते हैं, फिफ्थ कैरेक्टर की बात करें हम, तो जितनी भी जो सेल है वो कैसी होती है? देखो सेल का जो हम कह सकते हैं कि जो शेप है वो तो हमने कह दिया कि हो सकता है ये पॉलीगोनल हो, ठीक है, राउंड हो, रेक्टेंगुलर हो, कैसा भी हो सकता है। साइज की बात करें, सेल की साइज की बात करें तो कैसी होती है? स्मॉल साइज की होती है, ठीक है, स्मॉल साइज की सेल होती है। फिर देखो उसके अंदर हम बात करें कि चारों तरफ जो वॉल होती है, वॉल, सेल वॉल, वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, एक तो ये ध्यान रखना है। और जो प्राइमरी, हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी वॉल जो है केवल उसमें यही पाई जाएगी, मतलब जो वॉल के टाइप होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल होती है उनके पास में सिर्फ प्राइमरी वॉल का बना हुआ सेल्यूलोज ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, प्राइमरी वॉल ही उसके अंदर मिलेगी इसके अंदर। और देखिए अगर और फीचर की बात करें हम, जैसे 8 नंबर, तो इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, मोर इन नंबर, लार्ज नंबर मिलेगा आपको खूब सारा। कारण क्या है? क्योंकि देखो एक चीज़ समझो आप कि जब माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे तो वो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी बनाएंगे। अब क्योंकि उसको लगातार सेल डिवीजन करना है तो हम कहेंगे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? एटीपी, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी चाहिए। एटीपी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर इसके पास में क्या है? सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है। इसके अंदर किसी भी टाइप का फूड स्टोरेज नहीं होता, नो फूड स्टोरेज, किसी भी टाइप का फूड स्टोरेज जो है वो सेल में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और ना ही इसके पास में किसी भी टाइप का जो नॉन या एबायोटिक जो मटेरियल है वो हमको ज़्यादा मिलता है। तो चलो ये ध्यान रखो आप कि इसमें फूड स्टोरेज जो है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। और लास्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं मेरिस्टेम के अंदर, कि इन कोशिकाओं के अंदर अगर सोचिए, यहाँ पर ये एक सेल बना रहा हूँ, ठीक है, ये इसका डेंसर न्यूक्लियस हो गया और इसका काम है कंटिन्यूसली डिवीजन करना। ये क्या कर रही है? कंटिन्यूसली डिवीजन कर रही है। इसने 2 सेल बना दी। अब इन दोनों सेल के अंदर ये 2 सेल बन गई हैं। मानो इसमें से ये वाली जो सेल ऊपर वाली, ये तो फिर से क्या करे? डिवीजन करे, लेकिन ये डिवीजन नहीं करे। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कहेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो है, अगर इसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो गई या बंद हो गई है, डिवीजन करना इसने बंद कर दिया, तो फिर अब इस सेल को हम क्या कहेंगे? इस सेल को हम यहाँ नाम दे देंगे, इस सेल को हम क्या नाम दे देंगे? परमानेंट सेल। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं कहलाएगी, अब इस सेल का हम नाम क्या दे देंगे? परमानेंट सेल। तो समझ में आया कि कोई भी जो टिश्यू होता है उस टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल, वो परमानेंट सेल में कैसे चेंज होती है? जब मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर डिवीजन की जो कैपेसिटी है, क्या कह रहा हूँ मैं? जब यहाँ पर जो डिवीजन कैपेसिटी है वो क्या हो गई? स्टॉप हो गई,
तब वो सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, परमानेंट सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान रखना है कि थर्ड नंबर पर क्या होगा कि देखो अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी ये वाली, इसने डिवीजन किया तो ये वाली और ये वाली सेल बन गई। अब उसमें से ऊपर वाली सेल में तो कॉमन नॉर्मल डिवीजन हो रहा है तो वो तो मेरिस्टेमेटिक सेल ही है, लेकिन ये जो नीचे वाली सेल है, इस नीचे वाली सेल ने क्या किया, इस नीचे वाली सेल ने यहाँ पर ये किया कि ये पहले तो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लार्ज, ठीक है, बड़ी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, और लार्ज होने के बाद में ये क्या करेगी, थोड़ा सा डेवलपमेंट करेगी, डिवीजन नहीं कर रही है, क्या कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। तो जब हम कह रहे हैं कि इस सेल के अंदर जो है वो ये एनलार्जमेंट हो गया, ये डेवलपमेंट कर रही है, तो हम कह रहे हैं कि ये दीर्घीकरण, दीर्घीकरण और परिवर्धन मतलब डेवलपमेंट। तो कोई भी कोशिका, कोई भी सेल, कौन सी सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, कोई भी विभज्योत की कोशिका मेरिस्टेमेटिक सेल अगर एनलार्जमेंट और डेवलपमेंट करने के बाद डिवीजन की कैपेसिटी को खत्म कर देती है, तो उसको हम कौन सी सेल बोलेंगे, परमानेंट सेल। और यहाँ पर जो ये परमानेंट सेल बनी है, ये प्राइमरी परमानेंट सेल बनी है। अभी हम बात करेंगे परमानेंट सेल की, जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अभी आपको केवल ये चीज समझनी है कि कोई भी सेल परमानेंट सेल कैसे बनती है, ठीक है। तो ये सेल थी, ये कैपेसिटी क्या थी इसके अंदर, डिवीजन करना, लेकिन इसमें से एक सेल जो था इसने यहाँ पर कह दिया कि भाई मैं तो कोई आज डिवीजन करूँ कोई कल डिवीजन करूँ, मैं तो थक गई डिवीजन कर करके, ठीक है, कई पीढ़ियों से डिवीजन चल रहा है, मैं तो डिवीजन नहीं करूँगी। तो फिर क्या करोगी, तो जब डिवीजन नहीं करोगी तो फिर एक काम करो, एक ऐसा काम करो कि तुम अपनी साइज को क्या कर दो, तुम अपनी साइज को इंक्रीज कर दो, और इंक्रीज करने के बाद में यहाँ पर एक नई सेल जो है उसको उसकी फॉर्म में तुम चेंज हो जाओ, उसको हम बोलेंगे परमानेंट सेल। तो सेल जो थी वो कौन सी थी, परमानेंट सेल जो है वो कौन सी सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल ही होती है, लेकिन उस मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर क्या हो गया है, उसके अंदर जो हो गया है वो डिफरेंशिएशन हो गया है, डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन से कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल किस में कन्वर्ट हो सकती है, वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो उसमें कन्वर्ट होने के लिए इसने क्या किया, इसने जो है वो अपना एनलार्जमेंट किया, और क्या किया, इसने डेवलपमेंट किया। तो बस लास्ट वाला पॉइंट जो 10 नंबर वाला पॉइंट है, ये 10 नंबर वाला पॉइंट, इसमें आपको क्या करना है कि इसके पास में जो है वो जब डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो फिर ये क्या हो जाती है, चेंज। और चेंज किसमें हो जाएगी, परमानेंट सेल के अंदर चेंज हो जाएगी। तो इतनी जानकारी आपको रखनी है। तो देखिए कौन कौन से कैरेक्टर से, हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसके। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जितनी भी जो सेल मिलेगी वो सारी की सारी सेल, हम कहेंगे कि सारी की सारी सेल जो है वो कैसी होती है, आइसोडायमेट्रिक होती है। न्यूक्लियस लार्ज मिलेगा, क्लियर मिलेगा, वेल ऑर्गेनाइज मिलेगा। साइटोप्लाज्म कैसा मिलेगा, डेंस, और उसमें किसी टाइप के कोई वैक्यूल नहीं होंगे। फिर उसमें कंटिन्यूसली माइटोटिक डिवीजन होता है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। और क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल कहाँ मिलेगी आपको, वृद्धिशील क्षेत्रों में, जो ग्रोइंग एरिया होता है वहाँ मिलेगी, तो उसमें लेंथ इंक्रीज होगी, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, विड्थ इंक्रीज होगी। फिर जो सेल होता है उसके सेल के अंदर अरेंजमेंट कैसे होते हैं, डेंसर अरेंजमेंट मिलेगा आपको, सारी सेल आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज होगी। फिर शेप कैसा होता है, तो अभी बात की हमने, पॉलीगोनल हो सकता है, राउंड हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। साइड जो है वो स्मॉल होती है, और वॉल प्राइमरी वॉल ही मिलेगी उसके पास में, जो कि सॉफ्ट होती है, क्योंकि उसका काम कंटिन्यूसली डिवीजन करना होता है। अगर थिक हो जाएगी तो फिर कंटिन्यूसली डिवीजन नहीं करेगी, तो हम कहेंगे कि केवल नॉर्मल जो है वो प्राइमरी वॉल से बना हुआ सेल्यूलोज मिलेगा आपको। फिर इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके नंबर बहुत ज़्यादा होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा क्या होते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन करना पड़ता है, कंटिन्यूस डिवीजन कर रही है इसलिए। फिर हम कहेंगे कि इसके पास में किसी भी टाइप का फूड स्टोरेज नहीं होता। तो फूड स्टोरेज क्यों करेगी, जब इसको अगर रहना होगा लंबे टाइम तक तब तो करेगी, क्योंकि अब यहाँ तो इसको काम ही इसका डिवीजन करना है, तो इसको तो कोई रुकना है नहीं अभी अपनी जिंदगी के अंदर। तो कंटिन्यूसली जो है इसमें सेल साइकिल चलती रहती है, सेल साइकिल चलती रहेगी, तो इसको फूड स्टोरेज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, फूड स्टोरेज भी नहीं होता है। फिर 10th नंबर पॉइंट बोलना है कि अगर ये चेंज हो जाए तो किस में चेंज हो जाएगी, परमानेंट सेल के अंदर चेंज हो जाएगी। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हो जाएंगे किसी भी आपके मेरिस्टेमेटिक सेल के। तो देखिए आपको मेरिस्टेमेटिक सेल के कैरेक्टर, आपको उसकी क्लासिफिकेशन, आपको टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, टिश्यू की डेफिनेशन होती है, टिश्यू जो है वो मतलब किस तरीके से हम टिश्यू को डेफिनेशन लिखते हैं, और जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्लांट एनाटॉमी की वो क्या होती है। तो वो यहाँ तक हमने बात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का,
इस क्लासिफिकेशन को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसके अंदर भी हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट नंबर पे पढ़ रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ origin and डेवलपमेंट। तो ओरिजिन और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं मेरिस्टेम के अंदर? 3 होते हैं, हमने भी नाम पढ़े थे। अभी हम जो है वो उन 3 के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर वो 3 डिवीजन होंगे, वो बताना है। तो देखिए यहाँ हम फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं ए। हम ले लेते हैं सबसे पहले प्रोमेरिस्टेम। तो देखिए प्रोमेरिस्टेम क्या है? पहली चीज तो देखो, प्रोमेरिस्टेम को आपको समझना है तो आपको बताना पड़ेगा कि जो पूरी की पूरी जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर सबसे पहले क्या बनता है। अगर आपको सोचो प्लांट बनाना है, मैंने यहाँ पर ये ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे जो है वो यहाँ पर ये कोई ट्री बनाना है, प्लांट बनाना है, तो मेरे पास में क्या होगा? एक सिंपल सी बात है, मेरे पास में एक सीड होगा। सबसे पहले क्या बनता है? सीड बनता है। और उस सीड के अंदर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। क्या होता है सीड के अंदर? एम्ब्रियो। तो डिवीजन जो है वो सबसे पहले कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? एम्ब्रियो के अंदर ही होना चाहिए। तो एम्ब्रियो के अंदर जो डिवीजन हो रहा है, उस डिवीजन से जो चीजें बन रही है वही क्या है? प्रोमेरिस्टेम। क्या बात समझ में आई? कि किसी भी प्लांट को बनने के लिए, किसी भी प्लांट की ओरिजिन के लिए सबसे पहले उसके सीड में जो एम्ब्रियो था, उस एम्ब्रियो में डिवीजन होगा, तभी तो यहाँ पर आगे की चीजें बनेगी। तो जो सबसे पहले एम्ब्रियो में डिवीजन हो रहा है, वही डिवीजन को हम किस में पढ़ रहे हैं? प्रोमेरिस्टेम के अंदर पढ़ रहे हैं। तो देखिए प्रोमेरिस्टेम में क्या है? हम कहेंगे कि जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, उसके अंदर सबसे पहले बनने वाली जो भ्रूणीय अवस्था है, प्लांट बॉडी के अंदर क्या होगा? जो फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, सबसे पहले जो एम्ब्रियो बनता है, उसके अंदर कौन सा मेरिस्टेम होता है? तो आप बोलोगे प्रोमेरिस्टेम। क्या यहां बात क्लियर हो रही है आपको? एम्ब्रियो के अंदर जो मेरिस्टेम होगा उसको हम कौन सा मेरिस्टेम बोलेंगे? प्रोमेरिस्टेम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये प्रोमेरिस्टेम करेगा क्या? तो प्रोमेरिस्टेम जो है, उस प्रोमेरिस्टेम से क्या बनेगा? उसके अंदर होगा जर्मिनेशन। जब आप उसको किसी भी सीड को क्या दोगे? किसी भी सीड को जब आप वाटर दोगे तो सीड का क्या हो रहा है? जर्मिनेशन हो रहा है। ये जो सीड का जो जर्मिनेशन हो रहा है, उस जर्मिनेशन से क्या बनेंगे? तो हम कहेंगे कि प्रोमेरिस्टेम ने क्या किया? जर्मिनेशन किया। और जर्मिनेशन से अब जो यहाँ अंदर की तरफ जो एम्ब्रियो था, वो एम्ब्रियो डिवीजन करेगा। और डिवीजन करके क्या बना देगा? डिवीजन करके, क्योंकि देखो एम्ब्रियो के अंदर, मैं आपको एक नॉर्मल से स्ट्रक्चर बताऊं, पहले आप एम्ब्रियो को समझो कि एम्ब्रियो है क्या। माना हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पहले से ही बहुत सारे डायग्राम ले लिए हैं समझाने के लिए आपको। पूरे टॉप चैप्टर के अंदर क्या क्या डायग्राम आएंगे वो हमने पहले से साइड में ले लिया। चलो यहाँ पर मैं एक सीड की बात करता हूँ। ये हमारे पास में एक सीड है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ये सोचिए मेरे पास में एक सीड है, ठीक है। अब इस सीड के अंदर, ये नॉर्मल सा सीड है, और इस सीड में हम देखेंगे कि ये चीज क्या है? प्लूम्यूल। ये चीज क्या है? रेडिकल। ये पूरा सीड है। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर ये जो सीड होता है, इस सीड के अंदर, ये सीड की स्ट्रक्चर है,
इसमें हमको रेडिकल मिल रहा है और इसके अंदर ही हमको क्या मिल रहा है, प्लूम्यूल, जो कि अंदर की तरफ दिख नहीं रहा। अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल दूँ तो खोलने पर मुझे सीड में ऐसा दिखेगा, एक तो क्या मिलेगा मुझे, प्लूम्यूल मिलेगा, एक मुझे सीड में क्या मिलेगा, रेडिकल मिलेगा। अब देखिए प्लूम्यूल और रेडिकल ये दोनों ही क्या है, एम्ब्रियो के पार्ट है। आप समझिए बात को, तो ये एम्ब्रियो का क्या है, पार्ट। आप एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेगा, आपको प्लूम्यूल मिलेगा, ठीक है, आपको रेडिकल मिलेगा, ये भी ठीक है, आपको जो है वो इन दोनों को जोड़ने वाली एक एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी, और आपको क्या मिलेंगे, कोटिलीडन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कोटिलीडन मिलेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है कोटिलीडन, ये कोटिलीडन मिलेगा, जो क्या होता है, इसके अंदर फूड स्टोरेज होता है, जो ग्रोथ के टाइम पे कोटिलीडन के अंदर के फूड स्टोरेज को जो ये यहाँ पर यूज करेगा, और फिर क्या करेगा, इसके अंदर ग्रोथ होगी, यहाँ ग्रोथ हो जाएगी, यहाँ ग्रोथ हो जाएगी। तो बात समझिए कि एम्ब्रियो के अंदर ही प्लूम्यूल और रेडिकल दोनों होते हैं। क्लियर। तो जो एम्ब्रियो के अंदर प्लूम्यूल और रेडिकल जो दोनों है, अब उसका क्या होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि देखो कोई भी प्लांट बॉडी होती है, उसके अंदर जो फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर डिवीजन होगा, वो डिवीजन कौन सी सेल कर रही है, कौन सा मेरिस्टेम कर रहा है, प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम किस में डिवीजन कर रहा है, तो आपने बोल दिया भाई एम्ब्रियो के अंदर। अच्छा, डिवीजन कब करेगा, जब सीड का क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन। जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो आपको पता है कि हमारे पास में क्या थे, प्लूम्यूल और रेडिकल, वो तो पहले से ही थे। तो इन प्लूम्यूल और रेडिकल के अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है, जो यहाँ पर इनके अंदर जो ग्रोइंग रीजन होते हैं, उनका निर्माण चालू हो जाता है। ग्रोइंग रीजन क्या हो रहा है, इनका डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग रीजन इन प्लूम्यूल एंड रेडिकल। ठीक है, ये चीज कौन कर रहा है, कौन सा मेरिस्टेम सबसे पहले सीड को जर्मिनेट करने में काम आता है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रोमेरिस्टेम। यही प्रोमेरिस्टेम है जो इस सीड को जर्मिनेट करेगा। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो के अंदर जो प्लूम्यूल और जो रेडिकल है उसके ग्रोइंग रीजन को बनाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, कौन बना रहा है, प्रोमेरिस्टेम बना रहा है। तो हम कह रहे हैं कि प्रोमेरिस्टेम से अब जो यहाँ पर प्लूम्यूल और रेडिकल के जो ग्रोइंग रीजन बने हैं, यहाँ पर जो ये ग्रोइंग रीजन बने हैं, इन ग्रोइंग रीजन से क्या बनेगा, तो प्रोमेरिस्टेम के अंदर जो ग्रोइंग रीजन यहाँ पर बने, उन ग्रोइंग रीजन से प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण होता है। मैं जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बारीक चीजें हैं देखो, और इस चीज को थोड़ा समझना जरूरी है, वरना हमेशा कंफ्यूजन रहेगी कि ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, प्रो मेरिस्टेम क्या होता है। तो देखो बात समझ में आ गई आपको। हमने कहा कि भाई मेरे पास में ये सीड था, ठीक है, तो तुमने कहा कि भाई सीड के अंदर क्या होता है, तो तुमने कहा कि भाई सीड के अंदर जो है वो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, ये भी बढ़िया बात है। फिर इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, तो आपने कहा कि इस एम्ब्रियो के अंदर यहाँ पर तो होता है प्लूम्यूल और यहाँ होता है रेडिकल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे कि ये जो चारों तरफ सीड का कोट बना हुआ है, इसी को हम क्या बोल रहे थे, सीड बोल रहे थे। सीड के अंदर एम्ब्रियो भी है, तो एम्ब्रियो के अंदर जो प्लूम्यूल और जो रेडिकल है, अब इनके अंदर डिवीजन करने का काम कौन करेगा, तो जो रेडिकल है उसके अंदर ग्रोइंग एरिया, और प्लूम्यूल जो है इसके अंदर ग्रोइंग एरिया कौन बना रहा है, तो आप बोलोगे कि ये बनाने वाला होता है आपका प्रोमेरिस्टेम। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब प्रोमेरिस्टेम ने इन ग्रोइंग एरिया को तो बना दिया, ग्रोइंग एरिया से ये प्रोमेरिस्टेम आगे डेवलपमेंट करेगा, सिंपल सी बात है, कंटिन्यूसली डिवीजन हो रहा है। तो प्रोमेरिस्टेम से फिर ये क्या चीज बनाएगा, तो आपको बोलना है प्रोमेरिस्टेम अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी मेरिस्टेम में। भाई प्रोमेरिस्टेम का काम सिर्फ ये था कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए ये एम्ब्रियो में जो प्लूम्यूल और रेडिकल थे उनके ऊपर ग्रोइंग एरिया बना रहा था। तो ग्रोइंग एरिया जब बन जाएगा तो उसके बाद में प्राइमरी मेरिस्टेम कह देगा कि भाई अपना काम तो हो गया, क्लियर। ठीक है, अपन ने क्या कर दिया है, अपने सीड को क्या कर दिया है, जर्मिनेशन करवा लिया है। मतलब अगर ये वर्ड कहीं पढ़ते हो जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन जो है, या फिर आप ये पढ़ते हो कि सीडलिंग,
ठीक है। नवोद्भिद का निर्माण या अंकुरण कौन से मेरिस्टेम के थ्रू होता है, तो आपको क्या बोलना है, सीड का जर्मिनेशन जो है वो यहाँ पर कौन करवा रहा है, सीडलिंग जर्मिनेशन कौन करवा रहा है, प्रोमेरिस्टेम करवा रहा है। ठीक है, इतना ही काम प्रोमेरिस्टेम का था। अब प्रोमेरिस्टेम जो है जब ये काम कर लेगा तो हम कहेंगे कि अब प्रोमेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो गया, अब आगे का काम देने के लिए ये अब प्राइमरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पर दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम पढ़ेंगे कि प्रोमेरिस्टेम अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्राइमरी मेरिस्टेम। जर्मिनेशन हो गया ना सीड का, तो जब सीड का जर्मिनेशन हो गया तो अब प्लिम्यूल जो है, प्लिम्यूल से शूट बनेगा, रेडिकल से रूट बनेगी, और यहाँ पर ये जो सीड थे कोटिलेडन इसका यूज हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये पत्तियां बनेगी, तो अब यहाँ पर रूट जो है उसमें यहाँ पर ये और आगे ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से जो यहाँ पर अब आगे स्ट्रक्चर बनेगा वो आगे का ठहराव दे दिया इसको प्राइमरी मेरिस्टेम को। क्लियर। तो प्रो मेरिस्टेम जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इस चीज को हम अब यहाँ लिख देते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। उसमें से पहला टाइप किसका था, प्रोमेरिस्टेम का। तो प्रोमेरिस्टेम हमने पढ़ लिया अच्छे से। प्रोमेरिस्टेम क्या होता है, तो प्रोमेरिस्टेम जो था वो एम्ब्रियो के अंदर जर्मिनेशन में हेल्प करता है और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्राइमरी मेरिस्टेम में। अब हम बात करते हैं दूसरे प्राइमरी मेरिस्टेम की। तो सेकेंड नंबर पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ओरिजिन और डेवलपमेंट का जो टाइप है उसमें हम प्राइमरी मेरिस्टेम को पढ़ रहे हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है, देखिए पहली चीज तो प्राइमरी मेरिस्टेम किससे बना है, तो हम वापस बोलेंगे कि भाई प्रो मेरिस्टेम था, प्रो मेरिस्टेम था, इसी प्रो मेरिस्टेम ने किसको बनाया, इसने बनाया प्राइमरी मेरिस्टेम को, प्राइमरी मेरिस्टेम को बनाया। ठीक है, अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करेगा, प्राइमरी मेरिस्टेम की जो सेल होती है उनके अंदर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा है, लगातार डिवीजन जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम करेगी। तो अब प्राइमरी मेरिस्टेम में जब लगातार डिवीजन होगा तो फिर क्या मिलेगा, तो यह जब लगातार डिवीजन करेगा तो हम कहेंगे कि इसके थ्रू रूट, मतलब हम कह रहे हैं कि यह जड़ों, स्तंभों मतलब स्टेम, और स्टेम की जो ब्रांचेज होती है, शाखाएं, ट्विक्स, टहनियां, ठीक है, उनके जो शीर्ष भाग होते हैं या हम कह सकते हैं जो एपेक्स रीजन होता है, एकदम एपिकल रीजन जो होता है, और जो प्राइमोर्डिया होता है, कहाँ का, प्राइमोर्डियल लीव्स, मतलब जो आद्य पर्ण के आद्यक होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको प्राइमोर्डिया को क्या बोलते हैं, आद्यक। और प्रीमोर्डियल लीव को मतलब क्या होता है, आद्य पर्ण, मतलब पत्ती बनने से पहले की जो कंडीशन होती है। तो हम कर रहे हैं कि आद्य पर्ण के आद्यक मतलब प्रीमोर्डिया ऑफ प्राइमोर्डियल लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम, रूट, इन सभी के एपेक्स रीजन पे हमको कौन सा जो है वो मेरिस्टेम मिलेगा, तो आप कहेंगे हमको प्राइमरी मेरिस्टेम मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूस डिवीजन हो रहा है और इसके थ्रू जो यहाँ पर अब स्ट्रक्चर बनेगी वो सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या बना देगी भाई, जैसे समझो आप ये सीड था और सीड जो था वो अब यहाँ पर क्या बना रहा है, यहाँ पर तो ये रूट बना रहा है और ऊपर की तरफ ये स्टेम बना रहा है, यहाँ पर ये लीफ बना रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर इसने लीफ बना दी। तो हमने क्या कहा कि जो टहनियाँ होती है, टहनियों के जो एपिकल रीजन होता है वहाँ पर हमको मिलेगी, हमको रूट जो है उसके एपिकल रीजन में मेरिस्टेम मिलेगी, हमको जो प्राइमोर्डियल लीफ होती है उसके वहाँ पर मेरिस्टेम मिलेगी। तो जो यहाँ पर ये केवल एपिकल एपिकल ही मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही इसने ये स्ट्रक्चर से इस लाइन से यहाँ वाली लाइन तक ग्रोथ की, मतलब ये प्लांट जो यहाँ पर इतना सा दिख रहा है आपको सीड, ये इतना हुआ और उसके बाद में फिर ये बड़ा हो गया,
तो बड़ा होने पर हमको मेरिस्टेम कहाँ मिलेंगे बताइए आप? तो आप कहोगे मेरिस्टेम हमेशा आपको कहाँ मिलेंगे? एपिकल रीजन में, मतलब यहाँ मिलेंगे शूट के, और रूट के यहाँ मिलेंगे। अगर ये रूट है तो रूट के यहाँ मिलेंगे, और अगर ये शूट है मतलब स्टेम है तो उसको यहाँ मिलेगा, और कहीं पर अगर लीफ बन रही है तो आपको यहाँ मिलेगा। यही चीज़ है। लेकिन चलो ठीक है, आपने कहा कि मेरिस्टेम तो यहाँ बन गया, तो बाकी जो पोर्शन है, बाकी वाला जो पूरा पोर्शन है, ये जो यहाँ पर ये जो इतना लंबा हो गया है, इसको भी मैं क्या मेरिस्टेम बोलूँगा? तो आप कहोगे नहीं, ये मेरिस्टेम नहीं है। इसका मतलब जो सीड कंटिन्यूसली डिवीजन करके ग्रोथ कर रहा था, प्लांट में कन्वर्ट हो रहा था, उस वक्त सीड के पास में प्राइमरी मेरिस्टेम था। लेकिन जैसे ही प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करके और ऊपर की तरफ चलता रहता है, तो जो पीछे छूट जाती है उन सारी सेल को, उन सारे टिश्यू को हम बोलेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो अब उनमें डिवीजन थोड़ी होगा, वो तो पीछे छूट गई, तो उनको हम बोलेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अभी हमने बात की थी, अभी हमने ये बात की थी कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में हमने अभी बात कर ली थी कि जब कोई डिवीजन की कैपेसिटी जिस सेल में खत्म हो जाती है तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। जैसे ये मेरिस्टेम थी, अब ये डिवीजन कर रही थी, तो ये जो सेल थी इसमें तो डिवीजन की कैपेसिटी है, तो हम कहेंगे कि चलो ये तो ऊपर वाली एपेक्स रीजन वाली सेल हो जाएगी। लेकिन जो पीछे छूट गई सेल, वो सेल क्या करेगी? वो स्ट्रक्चर को भी तो बनाना है, खाली डिवीजन ही थोड़ी करना है, स्ट्रक्चर भी तो बनाना है। स्ट्रक्चर मतलब स्टेबिलिटी भी तो रखनी है। भाई ये स्टेम है, अब इस स्टेम के अंदर हम कहेंगे कि भाई ये वाला जो रीजन है ऊपर वाला, इस ऊपर वाले रीजन के अंदर क्या हो रही है? लगातार डिवीजन हो रहा है। तो कुछ टाइम के बाद में आपको दिखेगा ये रीजन इतना ऊपर ये हो गया और ये स्टेम हो गया। फिर हम कहेंगे कि भाई मेरिस्टेम कहाँ चला जाएगा? तो मेरिस्टेम यहाँ से अब कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। तो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ग्रोथ हुई है, इतनी ग्रोथ, इसके अंदर कौन सा टिश्यू होगा? तो हम कहेंगे इसके अंदर कौन सा टिश्यू होगा? परमानेंट। और उसमें वो सेल होगी जो क्या बना रही है? अब स्ट्रक्चर बना रही है, मतलब उसके अंदर अब कोई डिवीजन नहीं हो रहा, वो विभेदित हो चुकी है, वो डिफ्रेंशिएट हो चुकी है, डिफ्रेंशिएट हो चुकी है। तो हम कहेंगे कि प्राइमरी मेरिस्टेम से ही क्या बनता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। ठीक है, वापस देखिए, हमने यहाँ कहा कि सबसे पहले सीड था, उसके अंदर एम्ब्रियो था, और उसके अंदर डिवीजन करने का काम जो मेरिस्टेम कर रहा था उसका नाम था प्रोमेरिस्टेम। सीड जो है वो बड़ा हो गया, उसमें अब प्लूम्यूलो रेडिकल के अंदर शूट और रूट बनने लग गई, तो उनकी लेंथ को इंक्रीज करवाने का काम कौन कर रहा था? प्राइमरी मेरिस्टेम। अब हम कह रहे हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो है, अगर यहाँ पर इस प्राइमरी मेरिस्टेम की कुछ सेल क्या हो गई है? डिवीजन की कैपेसिटी करना खत्म हो गया उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो कैसे समझ में आया? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है उसको बनाने वाले कौन होते हैं? उसको बनाने वाले होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम को बनाने वाले कौन होते हैं? प्रोमेरिस्टेम। ठीक है, मतलब सीड था, सीड से क्या बना? इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी, तो ये जो है यहाँ पर ये रूट बन गया, और यहाँ पर ये क्या बन गया? शूट बन गया, और इसके अंदर यहाँ पर जो है वो ये लीफ बन गई। लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो था, इसमें जो ऊपर वाला रीजन था, मेरिस्टेम तो केवल वही रहेगा। कौन सा मेरिस्टेम? प्राइमरी मेरिस्टेम। रूट में भी यहाँ पर ही ऊपर ऊपर ही रहता है। तो जो पीछे छूट जाती है उन सभी के अंदर अब कौन सा टिश्यू आ गया? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम ऊपर चला गया है यहाँ पर एपिकल रीजन में, चाहे रूट हो या शूट हो या प्रिमोर्डिया हो। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है वो क्षेत्र है जहाँ प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू वाली सेल डिवीजन की कैपेसिटी खो चुकी है, और अब वो स्ट्रक्चर बना रही है। स्टेम बन गया ना यहाँ पे, देखो यहाँ स्टेम बन गया, यहाँ रूट बन गई। तो अब ये स्टेम और रूट जो है वो तो क्या करेगा? स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, पूरे स्टेम के अंदर डिवीजन थोड़ी होता है, स्टेम के केवल ग्रोइंग एरिया जो होते हैं वहां पर डिवीजन होता है, जो लेंथ बढ़ाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जैसे ये सोचो कि हमारे पास में स्टेम है, तो स्टेम में केवल आगे आगे ही तो ग्रोथ होती है। ठीक है, लेंथ में ही तो ग्रोथ होगी, तो यहाँ पर हमको कौन सा टिश्यू मिलेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू मिलेगा। लेकिन जो पीछे की तरफ सेल छूट गई वहां पर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू मिलेगा। ये जानकारी दिमाग में रखनी है। तो सेकंड हो जाएगा क्या? कंप्लीट प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो अब वापस देख लीजिए क्या कर रहे थे हम बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग मेरिस्टेम जो है उसके कितने टाइप होते हैं?
पहला हो जाएगा प्रो मेरिस्टेम और दूसरा हो जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कौन सा है? थर्ड हो जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या है? देखिए, सेकेंडरी मेरिस्टेम का मतलब है, पहली चीज तो ये समझना है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बनेगा। देखो, क्योंकि अभी तक हमने सेकेंडरी मेरिस्टेम का नाम तो सुना ही नहीं, हमने प्रीमोर्डियल, फिर प्राइमरी मेरिस्टेम और फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का नाम सुना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो यहाँ पर जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है उससे जो परमानेंट टिश्यू बनता है, अब कभी कभी क्या होता है ना कि प्राइमरी मेरिस्टेम से जो परमानेंट टिश्यू बना उसमें फिर से डिवीजन की कैपेसिटी हो जाती है, उससे जो यहाँ सेल बनेगी वो होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम। कैसे समझो आप? देखिए, हमने क्या बात की थी अभी? हमने बात की थी कि प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम या था, प्रोमेरिस्टेम से क्या बना? तो आपने कहा कि प्रोमेरिस्टेम से बन गया प्राइमरी मेरिस्टेम। फिर आप कह रहे हो प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा? तो आप कह रहे हो प्राइमरी मेरिस्टेम जो है उसमें से कैपेसिटी अगर किसी की सेल जो पीछे छूट जाती है तो उन सेल को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी परमानेंट। प्राइमरी परमानेंट। अब ये प्राइमरी परमानेंट जो टिश्यू होते हैं, अगर सोचिए इन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ने फिर से क्या कर लिया? डिवीजन की कैपेसिटी ले ली है। अगर यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है? यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर तो क्या हो रहा था? नो डिवीजन। अगर डिवीजन नहीं हो रहा तब तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? परमानेंट में। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें फिर से डिवीजन की कैपेसिटी हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि अब कौन सी सेल बनी? तो आप बोलोगे अब बनेगी सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू। कौन सा टिश्यू बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ क्या सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है, तो आप कहोगे हाँ बना तो है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बना। बीच में कौन आ गया था? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू पहले प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है, और अगर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में फिर से डिवीजन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तब सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू बनता है। ठीक है, ये सीक्वेंस थोड़ा ध्यान में रखना, कितनी बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू डायरेक्ट क्या नहीं बना रहा? सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू नहीं बना रहा, पहले वो बना रहा है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अगर इसमें डिवीजन की कैपेसिटी होगी तो हम बोलेंगे कि ये सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू बना रहा है। मतलब हम कह रहे हैं कि देखो पहले क्या हुआ था? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और अगर डिफरेंशिएशन से फिर से क्या हो जाए? फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है? डी डिफरेंशिएशन। तब हम बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। डिफरेंशिएशन किसमें हुआ था? प्राइमरी मेरिस्टेम जब किसमें कन्वर्ट हुई थी? इसके अंदर। लेकिन फिर से अगर डिवीजन की कैपेसिटी हो जाएगी तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बना लेगा। तो ये ध्यान रखना है सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बनता है। अब देखिए, ये इसके बारे में अगर मैं बात बोलूँ तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टार्टिंग में मौजूद नहीं होते। ठीक है, ये पौधे के अंदर आपको, अगर मैं बोलूँ कि आपको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जब सीड का जर्मिनेशन हुआ था वो वाला प्लांट अगर मैं आपको दूँ और कहूँ कि बताओ इसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? इसमें है ही नहीं। तो हम कहेंगे कि ये स्टार्टिंग में नहीं होता। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको कि ये प्रारंभ में, पादप में मौजूद नहीं होता। वो भी आपको पता ही है क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई पहले तो प्राइमोर्डिया बनेगा, प्राइमो आपके प्रो मेरिस्टेम बनेगा, फिर उसके बाद में प्राइमरी मेरिस्टेम बनेगा, फिर अगर प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है और वो परमानेंट टिश्यू अगर डिवीजन बनाता है तब जाकर के सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। तो हम कहेंगे कि ये जो है वो प्रारंभ में तो पादप में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, ये बाद में बनता है, बाद में आवश्यकता के अनुसार बनता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये जो टिश्यू होते हैं वो हमेशा कैसे टिश्यू बनाएंगे? तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ देखो, हम कह रहे हैं सेकेंडरी जो मेरिस्टेम टिश्यू है, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो टिश्यू है
वो टिश्यू हमेशा कौन से टिश्यू बनाएंगे, तो आपको बोलना है कि इनके अंदर हमेशा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाने वाले कौन होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू। जैसे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाने वाले कौन होते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को बनाने वाले प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। वैसे ही सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू को बनाने वाले सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं। मतलब अगर सोचिए कि इनके अंदर फिर से डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो क्या बन जाता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो ध्यान रखना है, देखो जो डाइकोटिलिडन प्लांट होते हैं, डाइकोट जो है प्लांट, इन डाइकोट प्लांट के अंदर जैसे मैं नाम लिखता हूं कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम हो गई, रूट कैम्बियम बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, कैम्बियम को बोलते हैं एधा। तो सोचो मूल की एधा या रूट कैम्बियम, ठीक है। स्टेम जो होता है, स्टेम के अंदर जो इंटर फेसिक्यूलर कैम्बियम, मतलब अंतरापूलीय एधा और कॉर्क कैम्बियम, क्या कह रहे हैं हम, कॉर्क कैम्बियम। मतलब देखो रूट कैम्बियम, रूट कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये जितने भी एम्बियम है। और इसके अलावा जो प्लांट के अंदर घाव को भरता है, वुंड हीलिंग, पादपों में घावों को भरने के लिए जितने भी जो हम कहेंगे कि जो लिविंग सेल की जरूरत होती है, इन सभी के अंदर कौन सी सेल है, लिविंग सेल है, सजीव कोशिका है। उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहां से सीधा क्वेश्चन आता है कि तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो क्या बोलूंगे, रूट कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम है, और वुंड हीलिंग में जो टिश्यू काम में आते हैं, जो सेल काम में आती है, वो जितने भी लिविंग सेल जो है वो सब की सब क्या हो जाएगी, सेकेंडरी मेरिस्टेम हो जाएगी। तो ध्यान रखना है सेकेंडरी मेरिस्टेम में कौन कौन सी चीजें आती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट। तो अभी हम वापस इसको बात कर लेते हैं कि हम बात कर रहे थे कि ओरिजिन और डेवलपमेंट, इसके अकॉर्डिंग जो मेरिस्टेम है वो कितने टाइप का होता है। तो हमने कहा कि एक तो क्या होता है, प्रोमेरिस्टेम, दूसरा क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है, वापस समझा रहा हूँ मैं एक शॉर्ट के अंदर, क्या होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, और थर्ड नंबर पे क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखो हम कह रहे हैं कि मेरिस्टेम का काम तो हमको पता ही है, स्ट्रक्चर भी हमको पता ही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई। तो देखिए कोई भी सीड था, ठीक है, कोई भी सीड था, ये सीड है, इस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो था, उस एम्ब्रियो में डिवीजन करने वाले कौन होते हैं, प्रोमेरिस्टेम। हम कहेंगे प्रोमेरिस्टेम से क्या बन जाता है, प्रोमेरिस्टेम से क्या बन जाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। ये भी बात समझ में आ गई। तो लो हमने कहा दिया कि ये प्राइमरी मेरिस्टेम बन गया। ये यहाँ पर क्या बन रहा है, ये जो है वो तो बना रहा है आपके स्टेम, मतलब शूट, और यहाँ पर जो है वो क्या बन रहा है, तो हम कहेंगे कि हमने कहा यहाँ पर हमने बना दिया रूट। क्या बना दिया, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हमने बना दी रूट, ठीक। तो हम कहेंगे कि ये जो रूट और स्टेम है ये क्या करेंगे, ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करके क्या करेगा, ये ब्रांचेस बनाएगा, ठीक है। इसके अंदर ही हम कहेंगे कि बहुत सारे स्टेम जो है उसकी लेंथ इंक्रीज होगी,
लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रूट जो है उसमें भी क्या हो रही है, उसकी भी लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो ये कह रहा हूँ कि जो ये ब्रांच, स्टेम, इनकी जो लेंथ इंक्रीज हो रही है, या जो ये रूट है इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसको करवाने वाला कौन है, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो हमने देखा कि कैसे एम्ब्रियो जो है वो अब यहाँ पर इस टाइप से हमको दिखने लग जाएगा। कैसे दिखने लग गया, सोचिए, ये कोई जमीन है और इसके अंदर ये प्लांट है, तो हम कहेंगे कि ये जो रूट है इसकी, ठीक है, ये रूट है, ये रूट। तो हमने कहा कि ये जो रूट है और ये जो है वो क्या है, स्टेम। और इस स्टेम के अंदर हम कहेंगे कि ये देखो, अब मैं जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोई ब्रांच निकल रही है, यहाँ पर कोई ब्रांच निकल रही है, और ये इसके अंदर जो है वो यहाँ लीफ, ये जो लीफ बनी हुई है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं, और यहाँ पर भी हम ये जो ग्रीन पोर्शन बना रहा हूँ, देखिए अब प्राइमरी मेरिस्टेम ने क्या किया, ब्रांचेस बनाई, लेंथ जो है वो इंक्रीज कर दी रूट की। तो जो ये वाला पोर्शन होगा, यहाँ पर ही हमको क्या मिलेगी, अब प्राइमरी मेरिस्टेम मिलेगी। क्या मिलेगी, प्राइमरी मेरिस्टेम मिलेगी। तो बाकी जो पोर्शन है वहां पर क्या मिलेगा, तो आपको ये कहना है कि जो बाकी पोर्शन होता है, इस बाकी पोर्शन पर हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम इंक्रीज हो रहा था, अब इंक्रीज होकर के उसने जो पीछे जितनी भी सेल छोड़ दी, वहां पर तो क्या बन गया, वहां पर तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गया। और जो ऊपर की तरफ जो एपिकल रीजन में रह गई, वहां पर प्राइमरी मेरिस्टेम ही रहेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसको तो ग्रोथ करवाना है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सोचिए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो ये पीछे की तरफ छूटा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर फिर से क्या हो जाए, डिवीजन की कैपेसिटी हो जाए, तब हम क्या कहेंगे, क्या बन गया, तब हम कहेंगे कि अब सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया। अच्छा, अब सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया तो अब ये क्या करेगा, देखिए जो ये वाला प्लांट था, मैं इसी प्लांट को वापस से यहाँ बना रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर देखो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ने फिर से डिवीजन की कैपेसिटी इंक्रीज कर ली है, तो हम कहेंगे कि ये जो स्टेम था, ये इतना सा जो पतला सा स्टेम था, अब ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ये जो रूट होती है ये भी क्या हो जाएगी, अब मोटी हो जाएगी, और ये यहाँ पर इंक्रीज होता रहेगा प्लांट, ठीक है। और हम कहेंगे कि यहाँ से इसकी बहुत सारी ब्रांचेज निकल गई। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या कर रहा है, ये जो है यहाँ पर इसकी विड्थ इंक्रीज कर रहा है, मतलब चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई जो है वो इंक्रीज करने का काम कौन कर रहा है, विड्थ को इंक्रीज करने का काम कौन कर रहा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और अगर यहाँ पर अब सेकेंडरी मेरिस्टेम ने फिर से कैपेसिटी क्या कर ली है, बंद, डिवीजन की कैपेसिटी क्या कर ली है, इसने बंद कर ली है, तो हम कहेंगे कि अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में। और जो हमको ये बड़े विशाल जो पेड़ मिलते हैं, वो हमको उसके अंदर हमको जो है वो कौन सा सेल मिलेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो हम देखेंगे लास्ट के अंदर ये इस तरीके से हमको एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, ठीक है। इस पेड़ के अंदर हमको क्या मिलेगा, हमको इसके अंदर जो स्टेम है वो यहाँ पर हमको सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के थ्रू मिला है। तो क्या ये जो पेड़ है, क्या इसके अंदर जो टिश्यू मिल रहे थे, क्या वो हम इस वाली कंडीशन में देख पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे। इसका मतलब सेकेंडरी जो टिश्यू होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू बोल दो चाहे, ठीक है, वो हमको स्टार्टिंग में नहीं मिलता। वो तो इसलिए बना है ताकि प्लांट जो है उसको क्या मिल सके, स्ट्रेंथ मिल सके, स्ट्रेंथ मिल सके, उसकी चौड़ाई बढ़ सके, और चौड़ाई बढ़ने के बाद में फिर वो अपनी ग्रोथ बंद कर देता है, और फिर सारे के सारे टिश्यू क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू बन जाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ये ओरिजिन और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग मेरिस्टेम के टाइप थे। अब हम बात करते हैं अगले टाइप की। अगला टाइप कौन सा है, तो देखिए दूसरा टाइप, सेकेंड जो हम कहेंगे, जो मेरिस्टेम के अंदर जो हम डिवीजन पढ़ रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मतलब कार्य के आधार पर मेरिस्टेम कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन हमने पढ़े हैं। तीन कौन कौन से होंगे,
तीन जो है वो कौन कौन से होते हैं? एक हम बात करते हैं प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म, फिर सेकंड की बात करेंगे हम ग्राउंड मेरिस्टेम, और थर्ड की बात करेंगे तो हम बोलेंगे प्रोकैम्बियम। अब ये तीन वर्ड जो है वो कौन कौन से होते हैं? देखो ये सब मेरिस्टेम है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं? फंक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं प्रोटोडर्म की। प्रोटोडर्म क्या होता है? तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर प्रोटोडर्म, इसी को हिंदी में बोलते हैं अधित्वक। क्या बोलते हैं? अधित्वक। देखो मेरी मानो तो कभी भी चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, उनको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। देखो अगर आपने साइंस ले ली है, बायोलॉजी ले ली है, तो बायोलॉजी में इंग्लिश वर्ड को पहले प्रायोरिटी देना। हिंदी याद हो तो ठीक है, नहीं अगर याद करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। आप हिंदी मीडियम वाले हो लेकिन आप इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। तो मेरी मानो तो आप इंग्लिश वाले वर्ड को ही थोड़ी प्राथमिकता देना, क्योंकि हिंदी का अस्तित्व बड़ा खतरे में दिख रहा है आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो हिंदी वाले वर्ड पे ज़्यादा फोकस देना मत, ठीक है? कहीं कहीं नहीं रहने वाले, फिर उसके बाद में कॉलेज में आपको पूरी की पूरी इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना आप इंग्लिश वाले वर्ड पर। बाकी फिर भी मैं हिंदी वाले वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो। तो हम अब कार्य के आधार पर विभाजन कर रहे हैं। तो हमने कहा प्रोटोड्रम। प्रोटोड्रम जो है वो क्या होता है? देखो पहली चीज, यह शीर्षस्थ निभोज्योतक जो है, मतलब एपेक्स जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, उसका सबसे बाहर वाला एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है। तो हम कहेंगे कि प्रोटोड्रम क्या है? तो ये सबसे पहली चीज तो यूनिसेल्युलर लेयर होती है। यूनिसेल्युलर थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है। यूनिसेल्युलर थिक लेयर हमको मिलेगी सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की तरफ। आपको अगर प्लांट में कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो क्या है? वो है प्रोटोड्रम। ये ध्यान रखना, ठीक है? और इसके अंदर पहला चीज तो ये देखो, दूसरी चीज इसके अंदर डिवीजन कैसा हो रहा है? तो आप कहोगे इसके अंदर एंटी क्लीनल डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? एंटी क्लीनल डिवीजन हो रहा है। अभी ये डिवीजन तो आपने पढ़ा ही नहीं, कि भाई हमने तो माइटोसिस म्यूसिस पढ़ा है। देखो ये एंटी क्लीनल, पेरिक्लीनल, ये जो डिवीजन होता है ना, ये डिवीजन का पैटर्न होता है। सोचिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर ये सेल, अगर सोचिए इस सेल ने डिवीजन करके अपने पास में ये सेल बना दी, फिर इन्होंने डिवीजन करके फिर अपने पास में बनाई, फिर इसने डिवीजन किया अपने पास में बनाई। तो इस टाइप से ये क्या कर रहा है? ये अब चौड़ाई में बढ़ रहा है। तो इस टाइप के डिवीजन को हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लीनल डिवीजन, ठीक है? एंटी क्लीनल डिवीजन। और अगर सोचिए मैं यहाँ पर ये सेल बना रहा हूँ, मैंने इस सेल के ऊपर सेल बनाई, नीचे सेल बनाई, फिर वापस ऊपर सेल बनाई, नीचे सेल बनाई, इस टाइप का डिवीजन हो रहा है। इसमें क्या हो रही है? यहाँ पर इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। इसको बोलते हैं पेरिक्लीनल डिवीजन। तो देखो एंटी क्लीनल डिवीजन के थ्रू क्या हो रहा है? यहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है, किसी भी चीज का जो सरफेस एरिया होता है, अगर मुझे यहाँ पर वो इंक्रीज करना है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए कौन से डिवीजन का पैटर्न यूज करते हैं? एंटी क्लीनल डिवीजन पैटर्न यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज, हम फंक्शन के अकॉर्डिंग मेरिस्टेम पढ़ रहे हैं, और फंक्शन के अकॉर्डिंग मेरिस्टेम में सबसे पहला प्रोटोड्रम आता है। प्रोटोड्रम का मतलब है सबसे बाहर की तरफ जो भी आपको सेल मिलेगी, ठीक है, उस बाहर वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोड्रम। देखिए यहाँ डायग्राम बना हुआ होगा, सबसे बाहर वाली सेल जो है वो प्रोटोड्रम। ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, इसके थ्रू हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है? देखो ये सोचो कोई प्लांट है, तो इस प्लांट के अंदर ये वाला जो देखो, ये सबसे बाहर की तरफ सबसे आउटर मोस्ट जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है? प्रोटोड्रम। तो प्रोटोड्रम मतलब अधिकतम क्या है? सबसे बाहर वाला ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये प्रोटोड्रम है। सबसे बाहर आउटर मोस्ट यूनिसेल्युलर थिक लेयर से बनी हुई चीज क्या होती है? प्रोटोड्रम होती है। ध्यान रखना पैटर्न कैसा होता है? एंटी क्लीनल होता है इसके अंदर। एंटी क्लीनल टाइप का क्या होता है? डिवीजन होता है। ये भी चीज आपको दिमाग में रखनी है कि एंटी क्लीनल डिवीजन के थ्रू हमको सरफेस एरिया बढ़ाना है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है देखो ग्राउंड मेरिस्टेम। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे ग्राउंड मेरिस्टेम, इसी की ध्यान रखो। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोले तो इसको भरण विभोज्योतक बोलते हैं। मतलब ये चीज पूरी की पूरी क्या हो गई है? भर गई है। देखिए यहाँ देखो, ये प्लांट के अंदर पूरा का पूरा जो येलो येलो पोर्शन दिख रहा है आपको, जिसमें मैं रेड कलर के ये क्रॉस बना रहा हूँ, ये पूरा पोर्शन क्या है? अंदर वाला माल मसाला जो भरा हुआ है, वो पूरा का पूरा ग्राउंड मेरिस्टेम कहलाएगा। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम फंक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि भाई देखो
हमने क्या बात की कि प्रोटोडर्म जो है वो तो क्या बना रहा है, आउटर मोस्ट लेयर बना रहा है, आउटर मोस्ट लेयर बना रहा है, आउटर मोस्ट लेयर बना रहा है, मतलब प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो ग्राउंड मेरिस्टेम क्या कर रहा है, ये ग्राउंड मेरिस्टेम जो है वो स्तंभ, जो यहाँ पर ये स्टेम है, स्टेम के अंदर क्या कर रहा है, जो वृद्धि क्षेत्र होते हैं उसके केंद्रीय भाग में बहुत सारी परतें जो है वो विन्यासित होती है। तो उसके अंदर ये ग्राउंड मेरिस्टेम क्या क्या बनाता है, देखो सबसे प्रोटोडर्म जो है उसने क्या बनाया था, प्रोटोडर्म जो है वो बाद में क्या बना देता है, एपिडर्मिस। ठीक है, प्रोटोडर्म से जो सेल बनती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस बन गई। एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जो सेल बनेगी उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो देखो ग्राउंड मेरिस्टेम में क्या क्या है, हाइपोडर्मिस, फिर क्या है, कॉर्टेक्स, फिर क्या है, एंडोडर्मिस। सब दिमाग में रखना है, अभी ये स्ट्रक्चर एक एक का बताऊंगा मैं। फिर क्या है, पेरिसाइकल, ठीक है। फिर क्या है, मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी रेज। फिर क्या है, तो आप कहेंगे यहां पर पिथ। ये सारी चीजें मतलब हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, ये सारी चीजें जब मिल जाएगी तब बनता है ग्राउंड मेरिस्टेम। मतलब यहां से लेकर के और ये जो यहाँ तक का जो पोर्शन है इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो आपको बोल देना है कि एपिडर्मिस को और वास्कुलर मंडल को छोड़ दो तो जितनी भी चीजें आएगी वो सबकी सब किस में आ जाएगी, ग्राउंड मेरिस्टेम में आ जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कह रहे थे कि जो ग्राउंड मेरिस्टेम है, ये हमने बात की थी, ग्राउंड मेरिस्टेम कहाँ चला गया, ग्राउंड मेरिस्टेम की बात हमने, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं कि जो ग्राउंड मेरिस्टेम है, ठीक है, ग्राउंड मेरिस्टेम में क्या क्या चीजें आएगी बताइए। तो सबसे पहले आपने क्या बोला, अधस त्वचा आएगी, मतलब इसके अंदर हम हाइपोडर्मिस की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके पास में हाइपोडर्मिस आती है, मतलब एपिडर्मिस के नीचे की लेयर प्लांट में। फिर उसके बाद में कॉर्टेक्स आता है, कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं, बलकुट। फिर उसके बाद में एंडोडर्मिस आती है, एंडोडर्मिस को क्या बोलते हैं, अंतस्त्वचा। फिर उसके बाद में आती है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल को क्या बोलते हैं हम, परिरम। फिर क्या आता है, मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी रेज आती है, ठीक है, जिसको हम मज्जा किरणें बोलते हैं। और फिर क्या आता है, मज्जा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिथ। तो ये पूरा जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये सब का सब क्या बना रहा है, ग्राउंड मेरिस्टेम बना रहा है, ठीक है। ग्राउंड मेरिस्टेम के ऊपर क्या आता है, तो हम बोलते हैं फिर प्रोटोड्रम आता है। प्रोटोड्रम जो है उसके अंदर क्या आती है, एपिडर्मिस आती है। तो हमने ये देखा कि भाई ये सोचो कि कोई स्टेम है, ठीक है। अब इस स्टेम के अंदर ये जो सबसे बाहर की जो लेयर थी, इस लेयर को तो हमने क्या बोल दिया, एपिडर्मिस। क्या बोल दिया, एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर की तरफ है, ठीक है, ये एपिडर्मिस। अब इसके अंदर की तरफ जो कुछ भी होगा, ठीक है, इसके अंदर की तरफ जो कुछ भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम ये जो स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये जो बना रहा हूँ, इसमें हाइपोडर्मिस जो है वो यहाँ होती है, मतलब एपिडर्मिस के नीचे, और पिथ जो है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो हम कहेंगे कि ये पूरा जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम। और जो अंदर की तरफ जो यहाँ पर ये रेड रेड वाला जो रीजन बनाया है, ये हो जाएगा थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है। इस थर्ड नंबर को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रोकैम्बियम। क्या बोलेंगे, प्रोकैम्बियम। और प्रोकैम्बियम के अंदर क्या पढ़ना है आपको, देखिए प्रोकैम्बियम का मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी सेल मिलेगी वो कैसे मिलती है, सबसे पहली चीज तो लॉन्ग, ठीक है, नैरो, मतलब लंबी और संकरी टाइप की इलोंगेटेड सेल मिलती है, दीर्घीकृत सेल मिलती है हमको प्रोकैम्बियम के अंदर। फिर ये क्या करती है, देखो ये जो प्रोकैम्बियम है, ये एपिडर्मिस, मतलब सॉरी आपके प्रोटोडर्म और जो ग्राउंड मेरिस्टेम है उसके बीच में होती है,
कहाँ होती है, हम कहेंगे इसको कि ये जो प्रोटोड्रम है, प्रोटोड्रम, और जो यहाँ पर क्या है ग्राउंड मेरिस्टेम, इस प्रोटोड्रम और ग्राउंड मेरिस्टेम के बीच में मिलेगी अपन को। और ये क्या करती है, ये आपके प्राथमिक संवहन ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, क्या बनाएगी यहाँ पर, ये प्राथमिक संवहन ऊतक, वास्कुलर बंडल बनाती है ये। वास्कुलर बंडल जो है, जो आपके फूड को, वाटर को लेके जाता है, उसको बनाती है। फिर से डायग्राम देखो एक बार, ये देखिए, जो हम यहाँ पर वास्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं, तो प्रो कैम्बियम जो है वो यहाँ पर क्या बनेगी, वास्कुलर कैम्बियम। तो ये देखिए यहाँ पर जो वास्कुलर कैम्बियम है, कहाँ है ये बिल्कुल बीचों बीच में है, ग्राउंड मेरिस्टेम और एपिडर्मिस के बीच में, बिल्कुल यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम वास्कुलर कैम्बियम कह रहे हैं, या इसको हम प्रो कैम्बियम कह रहे हैं, जो हमारे पास में क्या बनाती है, वास्कुलर बंडल बनाती है। प्राइमरी वास्कुलर बंडल का निर्माण प्रो कैम्बियम करती है। तो इतनी बात ध्यान में रखनी है, किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, हमने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्या होता है, प्रोटोड्रम होता है, प्रो कैम्बियम होता है, और ग्राउंड मेरिस्टेम होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। प्रोटोड्रम से एपिडर्मिस बनती है, ग्राउंड मेरिस्टेम में हाइपोडर्मिस से लेकर पित्त तक बनती है, और प्रो कैम्बियम के अंदर हमको वास्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस टू पित्त एंड वास्कुलर बंडल, ये सब के सब क्या बनाती है, अपन ने फंक्शन बता दी है कि भाई कौन कौन सी चीजें जो है वो कैसे बन रही है। अब हम वापस से अगला पॉइंट की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेम का थर्ड जो टाइप है क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेम कितने टाइप होते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग मेरिस्टेम के अंदर एक तो होता है मास मेरिस्टेम, ठीक है, एक इसके पास में होता है, इसको बोलेंगे हम प्लेट मेरिस्टेम, और एक जिसको बोलते हैं हम रिब मेरिस्टेम। देखो मास मेरिस्टेम का मतलब क्या है, आपको केवल यहाँ ध्यान रखना है कि सेल डिवीजन किस टाइप से होती है। मास मेरिस्टेम, जो भी मेरिस्टेम होगी, वो सारी की सारी सेल जो है वो सारी दिशाओं के अंदर, सारी दिशाओं में, ऑल डायरेक्शन डिवीजन करती है। तो हम कहेंगे यहाँ पर डिवीजन इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा के अंदर विभाजन करने की क्षमता जिस सेल में है, उन टाइप की सेल से जो टिश्यू बनेगा उसको बोलेंगे हम मास मेरिस्टेम। इसमें सभी दिशाओं में विभाजन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताओ, कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें सभी दिशाओं में विभाजन होता है, तो आप बोलोगे एंडोस्पर्म। जो भ्रूण पोष होता है, उस भ्रूण पोष में सभी दिशाओं में विभाजन होता है। जो एम्ब्रियो के अंदर, हम कहेंगे सीड के अंदर, जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो एंडोस्पोर बनता है, वो एंडोस्पोर किस टाइप के डिवीजन से बनता है, तो आप बोलोगे मास मेरिस्टेम के थ्रू बनता है। मास मेरिस्टेम की कोशिकाएं जो है बनाती है। तो ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि एंडोस्पर्म जो है वो किस टाइप का मेरिस्टेम है, तो क्या बोलोगे, मास मेरिस्टेम। ठीक है, तो चलो ये ध्यान। भ्रूण पोष का मतलब क्या होता है, भ्रूण को पोषण देने वाला। देखो आपने ओव्यूल पढ़ा होगा, उसके अंदर ये 3 सेल होती है, एंटीपोडल, ये एग एपरेटर्स, और ये सेकेंडरी। फिर मेल गेमेट आता है पोलन ट्यूब के थ्रू, और वो यहाँ फ्यूज हो जाता है, यहाँ एंडोडर्म बनता है और एंडोस्पर्म बनता है, और ये धीरे धीरे डेवलपमेंट करके और पूरा यहाँ पर क्या बना देता है। फिर इसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपकी ये एम्ब्रियो सेल बनती है, जो धीरे धीरे डिवीजन करेगी और पूरा इस एंडोस्पर्म को खा जाएगी। तो एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं हम, खाने से पहले की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ बनी थी अंदर की तरफ, यहाँ पर ये डिवीजन के थ्रू बनी थी। इन सेल के डिवीजन से जो मास बना था उसको बोल रहे हैं मास मेरिस्टेम। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेट मेरिस्टेम की। प्लेट मेरिस्टेम का मतलब क्या होगा, देखिए इसके अंदर हम कहेंगे कि एंटीक्लिनल, क्या कह रहे हैं हम, एंटीक्लिनल
एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल, पेरिक्लिनल दोनों टाइप का डिवीजन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटीक्लिनल डिवीजन दोनों मिलेगा हमको यहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक है, और इससे जो है वो यहाँ पर प्लेट की जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, इसलिए यहाँ पर नाम क्या रखा, प्लेट। तो हम कहेंगे इसके अंदर प्लेट जैसी स्ट्रक्चर, लंबी लंबी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है। जैसे जो आपके डर्मिस हो गई, जो लेयर होती है, या आप कहोगे कि आप कह सकते हो कि जैसे जो लीफ होती है ना, लीफ कैसी होती है, बिल्कुल एकदम फ्लैट। तो फ्लैट लीफ है बिल्कुल, तो वहाँ पर हमको पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल डिवीजन के थ्रू सरफेस एरिया इंक्रीज होता हुआ मिलता है। तो उस लीफ के अंदर जो डिवीजन हो रहा है, उस लीफ में होने वाला डिवीजन, इस लीफ में होने वाला डिवीजन कैसा है, प्लेट मेरिस्टेम के थ्रू होने वाला डिवीजन है। तो ध्यान रखना, मास मेरिस्टेम एंडोस्पर्म था और प्लेट मेरिस्टेम लीफ के अंदर एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल दोनों से हो रहा है। खास करके स्किन हो गई, डर्मिस हो गई, लेयर होगी, वहां पर ये प्लेट की फॉर्मेशन में डिवीजन करता है। तो ध्यान रखो आप ये चीज का। अब बात करते हैं रिब मेरिस्टेम की। देखिए रिब मेरिस्टेम के अंदर क्या हो रहा है, इस मेरिस्टेम के अंदर जो सेल होती है, ठीक है, इस मेरिस्टेम के अंदर जो भी सेल होगी, उस सेल के अंदर एंटीक्लिनल विभाजन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एंटीक्लिनल में जो डिवीजन होगा, वहां से प्लांट के जो एपेक्स रीजन होता है, वहां लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस पर पट्टियां बनती है। एंटीक्लिनल डिवीजन से जो प्लांट एक्सिस होता है, जो प्लांट का एपिकल रीजन होता है, एपिकल रीजन होता है, उस एपिकल रीजन के शीर्षस्थ भाग के अंदर क्या बनता है यहाँ पर, तो आप बोलोगे यहाँ पर पट्टियां बनती है। क्या बनती है, पट्टियां बनती है, प्लेट बनती है, उसको हम बोलते हैं रिब। जैसे देखो स्टेम और रूट दोनों के अंदर जो हम देखते हैं कॉर्टेक्स और जो पिथ, तो कॉर्टेक्स और पिथ को बनाने का काम कौन करता है, मूल और तनों के अंदर बलकुट और मज्जा जो है वो कौन बनाता है, तो रिब मेरिस्टेम बनाता है। ध्यान रखना, रिब मेरिस्टेम क्या बनाता है, तो ये चीजें बनाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ, कोई पूछ ले कि आपके डिवीजन के अकॉर्डिंग मेरिस्टेम कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलोगे तीन। कौन कौन से होते हैं, तो बोलोगे मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और रिब मेरिस्टेम। और इसके थ्रू क्या बनता है, तो आप कहोगे कि मास मेरिस्टेम जो है उसके थ्रू बनता है एंडोस्पर्म, वो सब जगह डिवीजन करता है। प्लेट मेरिस्टेम के अंदर एंटीक्लिनल, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, उससे बनती है लीफ, उससे बनती है लेयर, उससे बनती है स्किन, उससे बनती है डर्मिस। रिब मेरिस्टेम से क्या बनता है, तो आप बोलोगे कॉर्टेक्स, जो चीज़ों को भरेगा, और बन जाता है आपके पित्त, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, बीच बिल्कुल बीच में होता है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये हो जाएगा आपके डिवीजन के अकॉर्डिंग। अब लास्ट जो टॉपिक है मेरिस्टेम का, वो बच जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। मेरिस्टेम कितने टाइप का होता है, तो क्या कहेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग मेरिस्टेम जो है वो तीन टाइप का होता है। एक सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। फिर सेकंड क्या होता है, जिसको बोलेंगे हम लेटरल मेरिस्टेम। और थर्ड क्या होता है, जिसको बोलेंगे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इसके समझने के लिए हम डायग्राम का यूज़ करेंगे, क्योंकि डायग्राम जो है वो हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो कोई डायग्राम को अगर देखूँ मैं, तो इस डायग्राम के अंदर मैंने ये रहा। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें डिटेल में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए मेरिस्टेम में पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है वो कौन कौन सी है, तो पोजीशन तीन टाइप की होगी, वही एपिकल, लेटरल, मेरिस्टेम, ये सब चीज़ें। देखिए लेक्चर चाहे छोटा हो, लंबा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, आपको तब तक पढ़ना है जब तक कि पूरा टॉपिक कवर नहीं हो जाए। हाँ रेस्ट ले सकते हैं बीच के अंदर, कि जैसे कितनी बार होता है ऐसा कि भाई चलो थोड़ा सा ऊब जा रहे हैं तो रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन टॉपिक जब तक कवर नहीं हो तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बेस्ड ऑन पोजीशन, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो जाएगी, तो हम इसको देखो, बेस्ड ऑन पोजीशन मेरिस्टेम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो हमने देखा कि एक तो जो है वो आपके एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है,
और यहाँ लिखा हुआ है देखो, ये इंक्रीज करती है हाइट को इंक्रीज करने का काम करेगी। यहाँ पर ये कंटिन्यूसली डिवीजन करेगी। एपेक्स रीजन के अंदर हमको देखने को मिलती है ये एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको। तो देखो ये आपके प्राक विभज्योतक हो गए, प्राथमिक विभज्योतक हो गए, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम से क्या बनता है, देखो चाहे प्रोकैम्बियम हो, हमने जो यहाँ पर सॉरी प्रोकैम्बियम नहीं, जो हमने यहाँ पर अभी बात की थी स्टार्टिंग के अंदर, जो हमने प्रो मेरिस्टेम की बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और डेवलपमेंट में प्रो मेरिस्टेम की बात की थी। तो चाहे प्रो मेरिस्टेम हो या फिर चाहे प्रो मेरिस्टेम हो या फिर प्राइमरी मेरिस्टेम हो, ये दोनों ही मेरिस्टेम किसके एग्जांपल है, एपिकल मेरिस्टेम के एग्जांपल है। फिर देखो इंटरकैलरी कहाँ पर है, तो स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा इंटरकैलरी यहाँ बीच में, ठीक है, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। तो हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है ये परमानेंट टिश्यू से घिरे हुए होते हैं। पहली चीज तो ये, तो देखो यहाँ पर ये परमानेंट टिश्यू है, ये भी परमानेंट टिश्यू है, ये भी परमानेंट टिश्यू है, और इनसे घिरी हुई चीजें कौन सी है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है ये। अब ये पहली चीज तो कहाँ होगी, अब इसका काम क्या होगा, ये वास्तव में जब इंक्रीज हो रही थी ना, लेंथ इंक्रीज हो रही थी, जब एपिकल मेरिस्टेम कंटिन्यूअसली विभाजन कर रहा था, तो विभाजन के टाइम पे जो पीछे छूट गई कोशिकाओं का समूह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये पीछे छूट जाती है सारी, ये पत्तियों के आधार पर मिलेगी आपको। तो देखो यहाँ पर हमको कहाँ मिलेगी, ये जो बेस होता है, बेस ऑफ लीफ, या जो ग्रास होती है, घास की जो पत्तियां होती है उनके आधार पर मिलेगी आपको, ठीक है। ये जो पर्व होते हैं उनके आधार पर, जैसे कि जो बैम्बू होता है, बांस होता है, बांस के अंदर आप देखोगे तो हमको वहां पर मिलेगी ये चीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इनके द्वारा जितने भी जो भाग होते हैं उनकी लेंथ में इंक्रीज होता है। तो ये भी देखो इंक्रीज इंटरनोड लेंथ, जो आपकी जो पर्व संधियां होती है उनकी लेंथ को इंक्रीज करता है, इंटरनोड लेंथ को इंक्रीज करेगा यहाँ पर ये, ठीक है। और ये अल्पकालिक होते हैं। सबसे पहले चीज तो यहाँ पर क्या, ये टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। टेम्परेरी होते हैं, जो लेंथ को इंक्रीज करेगा और फिर वहां पर जो है वो वापस परमानेंट टिश्यू बना देंगे। तो इतनी बात ध्यान रखनी है इंटरकैलरी में। अब लास्ट में आ जाता है लेटरल मेरिस्टेम। देखो लेटरल मेरिस्टेम में क्या है, लेटरल मेरिस्टेम कहाँ होगा, यहाँ साइड में, ये वाला और ये वाला। इसके थ्रू क्या होता है, इंक्रीज गिर्थ, मतलब ये क्या करता है, विड्थ को इंक्रीज करता है, चौड़ाई को इंक्रीज करता है। तो चौड़ाई को इंक्रीज करेगा तो प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पास में विभजतक जो होता है वो हमको देखो स्टेम में भी मिलेगा, आपको रूट में भी मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो आपको देखोगे तो इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। तो पेरिक्लिनल से जैसे ये सेल थी तो इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इस टाइप से सेल बनती रहेगी, ये सेल थी तो इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इस टाइप से सेल बनती रहेगी। तो इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर वेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये मोटाई में वृद्धि करता है, तने की मोटाई में, जड़ों की मोटाई के अंदर वृद्धि करने का काम कौन करेगा, लेटरल मेरिस्टेम जो है वो करता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो देखो जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म या जो डाइकोट होता है उसके अंदर हमको ये आपके लेटरल मेरिस्टेम जो है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपकी कॉर्क कैम्बियम बनाएगा, ठीक है। वास्कुलर कैम्बियम बनाता है, वास्कुलर कैम्बियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए आपके जो लेटरल मेरिस्टेम है, वो लेटरल मेरिस्टेम जो है वो क्या बनाता है, तो हम कहेंगे कि ये बनाता है कॉर्क कैम्बियम, और क्या बनाता है, वास्कुलर कैम्बियम। दोनों ही कैम्बियम जो है वो तब बनते हैं जब आपको विड्थ को इंक्रीज करवाना है, प्लांट को बहुत चौड़ा करना है, तब जिम्नोस्पर्म के अंदर और एंजियोस्पर्म के अंदर ये मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है डाइकोट प्लांट में। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लेंथ इंक्रीज करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है, और हमको ये स्टेम के जो एपिकल रीजन होता है वहाँ पर, या फिर जो रूट होती है उसके एपिकल रीजन में मिलता है। इंटरकैलरी हमको कहाँ मिलेगा, जो इंटरनोड होते हैं वहाँ मिलेगा। इंटरनोड ये पीछे छूट जाने वाली कोशिकाएं होती है जो बाद में विभाजन करती है, और ये भी लेंथ को इंक्रीज करती है, ठीक है। ये भी लेंथ को इंक्रीज करेगी, जैसे घास के अंदर है ना, आपके बम्बू के अंदर जो बांस होता है उसके अंदर, पुदीना के अंदर जो इंटरकैलरी रीजन होता है वहाँ पर हमको मिलती है, ठीक है। पत्तियों के आधार पर मिलती है ये, और लेंथ इंक्रीज करेगी, ये टेम्परेरी होती है। इतनी जानकारी अगर आपको है ना मेरिस्टेम के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी क्वेश्चन
मेरिस्टेम वाले मामले में कोई गलत हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो आपके हो जाएगी पूरी की पूरी कंप्लीट आपके मेरिस्टेम वाला मामला। ठीक है, तो मेरिस्टेम के अंदर जो जो चीज़ें थी हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ लिया है, पूरा कंप्लीट मेरिस्टेम, मेरिस्टेम के डिवीजन कितने होते हैं, ठीक है, मेरिस्टेम के हर एक डिवीजन के हर एक कौन कौन सी सेल बनेगी, पूरा प्लांट बनाना है तो आपको हर एक सेल के बारे में जानकारी रखनी होगी। तो प्लांट बॉटनी पढ़ रहे हो तो प्लांट की हर सेल कैसे बनती है, उसके अंदर किस टाइप का डिवीजन होता है, पैटर्न कैसा होता है, नाम क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आपको सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में विजन जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। क्लास लगभग 1.5 घंटे की हो गई है, तो हम यहाँ पर अभी क्लास को जो है वो थोड़ा रेस्ट देते हैं और बाद में हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। तो आज हमने कंप्लीट मेरिस्टेम पढ़ लिया है। आप चाहो तो इसको 2-3 बार पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, चाहे एनसीईआरटी आप ले लो या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ सकते हो, लेकिन समझ में आनी चाहिए। मेरिस्टेम टिश्यू में क्लासिफिकेशन समझ में आना चाहिए कि कितना क्लासिफिकेशन होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। अब हम वापस आगे अलग अलग और टिश्यू की बात करेंगे और डायग्राम के साथ में बताएंगे। तो थोड़ा सा आपको देखो, यहाँ पहले से सारे डायग्राम मैंने यहाँ ले लिए हैं, और भी आवश्यकता पड़ेगी तो और ले लेंगे समझाने के लिए, लेकिन हमको टॉपिक समझना है। तो यहाँ कंप्लीट प्लांट एनाटॉमी से लेकर के टिश्यू की डेफिनेशन से लेकर के क्लासिफिकेशन से लेकर के, ठीक है, एक एक सेल की बात हमने यहाँ डिटेल में की है। तो इसी तरीके से जो है वो आप यहाँ पर चीज़ों को समझते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।